में हम जानेंगे कि अमेरिका ग्रीनलैंड में क्यों इंटरेस्ट दिखा रहा है और ये मुद्दा दुनिया की राजनीति के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। क्या हो अगर अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अचानक ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ले। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन इसके पीछे कई गहरे और उलझे हुए विरोधाभास छिपे हैं। तो आज हम इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाएंगे और देखेंगे कि इस एक कदम का असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ सकता है। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये सवाल सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो भू राजनीतिक समीकरण हैं वो बहुत गहरे हैं और आज की दुनिया को समझने के लिए बेहद जरूरी भी। देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है, नहीं कोई दूर की कौड़ी। ग्रीनलैंड को हासिल करने का ये आइडिया अब बहुत ताकतवर हलकों में जोर पकड़ रहा है। तो आखिर इसके पीछे है कौन, और ये मामला इतना गंभीर क्यों बनता जा रहा है? आइए समझते हैं। अच्छा, इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले ग्रीनलैंड की स्थिति को जानना जरूरी है। तो देखिए, ग्रीनलैंड एक ऑटोनमस यानी स्वायत्त क्षेत्र है जो आता तो डेनमार्क के अंदर है, पर उसके पास अपने फैसले लेने की काफी आज़ादी है। बस उसकी रक्षा और विदेश नीति जैसे बड़े मामले डेनमार्क ही देखता है। और यही अनोखी व्यवस्था इस पूरे विवाद के बिल्कुल केंद्र में है। तो इस विचार को हवा कौन दे रहा है? जैसा हम देख सकते हैं, ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसे एक जमीन की डील की तरह देखते हैं। पीटर थील जैसे टेक जगत के बड़े नाम वहां एक अलग तरह की सोसाइटी बसाने की बात करते हैं, तो वहीं एलन मस्क की नज़र वहां की कीमती खनिजों पर है। मतलब साफ है कि ये सिर्फ एक सियासी चाल नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी आर्थिक और वैचारिक ताकतें भी काम कर रही हैं। लेकिन इस पूरे आइडिया पर डेनमार्क का रुख वो बिल्कुल साफ और सख्त है। उनका सीधा कहना है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, और यहीं से असल टकराव की शुरुआत होती है। अब सोचिए, अगर अमेरिका अपने इरादे पर आगे बढ़ता है तो इसका सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा असर पड़ेगा नेटो पर। यह एक ऐसी लहर होगी जो पूरे पश्चिमी सैन्य गठबंधन की नींव हिलाकर रख देगी। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, नेटो की पूरी इमारत सिर्फ एक ही सिद्धांत पर टिकी हुई है, कलेक्टिव डिफेंस। मतलब एक दोस्त पर हमला तो सब पर हमला। यही वो वादा है जो इस गठबंधन को इतनी ताकत देता है। और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। नेटो का मशहूर आर्टिकल 5 किसी बाहरी दुश्मन से लड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन ग्रीनलैंड वाले मामले में एक नेटो सदस्य ही दूसरे नेटो सदस्य के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ये तो गठबंधन के मूल सिद्धांत को ही तोड़ देता है और एक ऐसा संकट खड़ा कर देता है जिसे संभालने के लिए नेटो कभी बना ही नहीं था। और इस स्थिति की विडंबना देखिए, जब अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ था तो डेनमार्क उन पहले देशों में से था जिसने अमेरिका के लिए आर्टिकल 5 लागू किया था। मतलब वो अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा था। अब अगर अमेरिका ही ऐसा कोई कदम उठाता है तो ये उस दोस्ती और वफादारी के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। तो इसका असर सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, अब ये लहरें और आगे फैलती है। नेटो में पड़ी दरार का सीधा फायदा किसे मिलेगा? जाहिर है, अमेरिका के सबसे बड़े रणनीतिक प्रतिद्वंदियों रूस और चीन को। यहाँ पर जो कहा जा रहा है और जो असल में हो सकता है, उसके बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। अमेरिका का कहना है कि वो आर्कटिक में रूस और चीन को रोकने के लिए ये कदम उठाना चाहता है, लेकिन असल में इसका नतीजा ठीक उल्टा होगा। एक कमजोर और आपस में बटा हुआ नाटो रूस और चीन के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, वो भी बिना एक गोली चलाए। और एक और दिलचस्प बात यह है कि खुद अमेरिका का रक्षा विभाग यानी पेंटागन अपनी रिपोर्ट्स में कहता है कि आर्कटिक में असली खतरा ग्रीनलैंड में नहीं बल्कि अलास्का के पास है, जहां रूस और चीन का सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि ये प्रस्ताव गलत जगह पर गलत समस्या का समाधान करने की एक कोशिश है। अब दांव और भी ऊंचा हो जाता है। अगर नेटो का सुरक्षा कवच कमजोर पड़ता है तो ये पूरी दुनिया में अस्थिरता फैला सकता है और एक नई परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू कर सकता है। इसका सबसे पहला असर पड़ेगा अमेरिका के सबसे करीबी पड़ोसी और सहयोगी कनाडा पर। अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा हो जाता है तो कनाडा भौगोलिक रूप से घिर जाएगा। उसकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी। और यह सिर्फ चिंता की बात नहीं, कनाडा में ये बहस शुरू भी हो चुकी है कि क्या अब उसे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। और ये कहानी सिर्फ कनाडा तक सीमित नहीं रहेगी।
सोचिए, अगर नेटो की गारंटी पर भरोसा कमजोर हो जाए तो जर्मनी और पोलैंड जैसे यूरोपीय देश और एशिया में दक्षिण कोरिया और जापान जैसे अमेरिकी सहयोगी ये सब अपनी सुरक्षा के लिए नए विकल्पों पर सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक द्वीप को लेकर उठाया गया एक कदम पूरी दुनिया को एक नई और खतरनाक हथियारों की दौड़ में धकेल सकता है? ये इस डोमिनो इफेक्ट का सबसे गंभीर नतीजा हो सकता है। तो आखिर में हम घूम फिरकर वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, यानी विरोधाभास। ये पूरी रणनीति अपने ही मकसद को नाकाम करती हुई दिख रही है। तो इस पूरी बात से क्या समझ में आता है? पहली बात, ये कदम उन्हीं दोस्तों को कमजोर करेगा जो अमेरिकी ताकत की नींव हैं। दूसरी बात, ये उन दुश्मनों को मजबूत करेगा जिनसे मुकाबले का दावा किया जा रहा है। तीसरी, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का मजाक बनाएगा। और चौथी, ये आर्कटिक की असली चुनौतियों से ध्यान भटकाने का काम करेगा। और अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है, क्या सिर्फ एक रियल एस्टेट सौदे के लिए उस पूरी दुनिया की व्यवस्था को दांव पर लगाना सही है जिसे बनाने में दशक लगे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके नतीजे बहुत गहरे और बहुत दूर तक जाने वाले